आज का टॉपिक जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स में एक पर्टिकुलर जो पार्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें 3 पार्ट हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और ऑप्टिकल आइसोमर्स है। लेकिन आज के लेक्चर में, चूँकि लेक्चर लिमिटेड टाइम में है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आज मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको अच्छी तरह से बता सकूं, और आप ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, ये कैसे मिलेगा आपको? तो डिफिनीशन है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। जब आप सिंगल बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो इनसे लगे हुए जो एटम हैं या ग्रुप हैं, ये रोटेट करेंगे, राइट। इस रोटेट करने में कभी वो नज़दीक आएंगे और कभी वो दूर जाएंगे। और जो एटम है, जो बॉन्ड है, एक्चुअली है क्या? वो इलेक्ट्रॉन ही तो है बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जितने नज़दीक आएंगे उनमें रिपल्शन जो है, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा ही होगा। और डिस्टेंस के चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, तो डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये डिसाइड करेगा कि एनर्जी फिर क्या हो रही है। रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। तो यही आप देखें कि ये आपके कोर्स में है। एक्चुअली इथेन मॉलिक्यूल, ये इंटरमीडिएट से लेके कंपटीशन तक इथेन और एन ब्यूटेन, ये 2 मॉलिक्यूल हैं जिनके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में हम जानते हैं। ये कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें रिपल्शन की जो मात्रा वो अलग अलग होगी। और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, एक्चुअली वो डिसाइड करती है प्रॉपर्टी को। द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो एनालिसिस है, इसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। नो डाउट कन्फर्मेशनल एनालिसिस के बहुत सारे फिजिकल मेथड्स मौजूद हैं, और वो तो बात की बात है। हम लोग देखते हैं कि कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स हैं वो कैसे मिलेंगे, क्या कहा जाएगा। एक लिमिट में, अपनी नॉलेज को एक लिमिट में यहाँ पर हम लोग रोकते हैं, कंपटीशन के लेवल तक ले जाते हैं धीरे धीरे। ये इथेन मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, CH3 इथेन मॉलिक्यूल है। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और इस सिंगल बॉन्ड में इसको हम प्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है, सबसे अच्छा है। बहुत सारे प्रोजेक्शन है, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन इज द बेस्ट। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर आप देखें तो ये कार्बन है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। दूसरा कार्बन इस कार्बन के पीछे है, लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल ना होकर, चूँकि हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन का एक मेथड है कि दूसरा जो कार्बन है इसके पीछे है और उसको हम इस गोले पे दिखा रहे हैं। उससे लगे हुए हाइड्रोजन ये हैं। जब इनको आप रोटेट करेंगे, बॉन्ड को रोटेट करेंगे, तो अलग अलग स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो दोनों कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वो घटे बढ़ेगी। कितने फॉर्म होंगे? अनगिनत फॉर्म होंगे, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आपने जरा सा हिला दिया इसको, पोजीशन चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन 2 एक्सट्रीम केसेस, जब एक बार डिस्टेंस दोनों कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन के बीच की मैक्सिमम है और एक बार क्या है? वो मिनिमम है। ये 2 एक्सट्रीम केस हैं, इनके नेम अलग अलग हैं। इस वाले फॉर्म को हम इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, और इस वाले फॉर्म को जब डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसे हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। इनके बीच में कितने फॉर्म बनेंगे? अनगिनत फॉर्म बनेंगे, नॉन काउंटेबल टाइप के हैं। और उन सब फॉर्म को हम लोग कौन सा, किस में बोलते हैं? SQ SQ फॉर्म बोलते हैं। SQ फॉर्म कोई फॉर्म नहीं है। SQ फॉर्म बहुत बार पूछते हैं कि SQ फॉर्म क्या है, ये कोई फॉर्म है क्या? बहुत बार लड़के ये गलती कर देते हैं कि सर कुल 3 फॉर्म है, SQ है और इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड। नो, SQ कोई फॉर्म नहीं है।
इनके बीच में जितने भी फॉर्म बनेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, sq कहलाएंगे। अब जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसमें जो रिपल्शन है वो कम से कम है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। डिस्टेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच में है, तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या, मिनिमम है। एनर्जी क्या है, वो मिनिमम है। जब एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी फिर क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो मैक्सिमम स्टेबल है, और जो इक्लिप्स फॉर्म है इसमें रिपल्शन मैक्सिमम है, डिस्टेंस मिनिमम है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी फिर क्या है, मिनिमम है। अब इन दोनों फॉर्म के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। वो एक्चुअली इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो केवल 3.6 किलो कैलोरी पर मोल है। दिस अमाउंट इज़ वेरी वेरी लेस। इसी से अंदाज लग जाएगा आपको कि रूम टेम्परेचर पे अमूमन जो एनर्जी है वो कितनी मौजूद है, 20 से 25 किलो कैलोरी पर मोल मौजूद है, और ये एनर्जी कितनी, बहुत कम है। तब क्या होगा, इस कम एनर्जी होने के कारण एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में लगातार क्या होगा, बदलता रहेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी बहुत हाई मौजूद है। इसलिए अगर आप दुकानदार से जाके बोलें कि हमको इस स्टैगर्ड इथेन दे दें तो नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि दे आर नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वेरी लो एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर जितना कम होगा स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होगी। वो एक्सचेंज कर रहे हैं, लगातार एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ लगातार एक्सचेंज कर रही है तो आपको एक जैसी दिखाई देगी। इसलिए स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म को आप अलग से नहीं पा सकते हैं। हाँ, टेम्परेचर जब आप लो करते जाएंगे -100 डिग्री या उसके नीचे जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन लोगों में आप देखेंगे कि इनके दो पीक आपको दिखाई देंगे, स्टैगर्ड की और इक्लिप्स की। यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर लो होने की, इसको हम लोग टॉर्जिनल बैरियर भी कहते हैं। एनर्जी बैरियर जो है एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चले जाना का जो बैरियर है, जैसे आप रोड पे जाते हैं, बैरियर लगा हुआ, बस से आप जाते हैं ना, लगा देता है बैरियर, जब आप पैसा देते हैं हटा देता है बैरियर, निकल जाते हैं। तो ये बैरियर बहुत कम है। इस कम बैरियर होने के कारण दे आर नॉट सेपरेबल एट द रूम टेम्परेचर। तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा फॉर्म कम स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो आंसर इज कि दे आर नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। वाई? बिकॉज ऑफ द वेरी लो एनर्जी बैरियर। दिस एनर्जी बैरियर इज आल्सो नोन एज द टॉर्जिओनल बैरियर। टॉर्जिओनल बैरियर, दिस इज द स्पेलिंग, टॉर्जिओनल बैरियर, टॉर्जिओनल बैरियर। इस बैरियर को बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पेपर इसमें, PhD में बहुत सारे पेपर मेरे जिसमें एनर्जी बैरियर कैलकुलेशन है। अब ये जो आपने देखा कि दो फॉर्म हैं और दोनों ही इसमें आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, और जब ये एक्सचेंज नहीं हो, अगर स्पेशल टाइप के जो कुछ आइसोमर्स इधर पिछले 50 वर्षों 40 वर्षों के अंदर आए हैं, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो हैं बट दे आर सेपरेबल एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी बैरियर, दे आर स्पेशल टाइप, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं। एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं, एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं। एट्रोप आइसोमर्स भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के हैं। इनमें क्या है, ये रोटेशन सिंगल बॉन्ड का ही है, लेकिन एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई, मोर देन 25 किलो कैलोरी पर मोल है, एंड दे आर सेपरेबल एट द रूम टेम्परेचर है। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं। और बहुत सारे आगे किसी लेक्चर में मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपका एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के बारे में भी
जनरली पूछा जाता है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एन ब्यूटेन के बारे में आप बताइए। तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। जब चेन नॉर्मल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधी है तो उसको हम लोग एन कहते हैं। तो ये आपका एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के लिए आप न्यूमैन पे देख सकते हैं। आप 2 कार्बन को ले लीजिए इस तरह से, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसको अगर आप रोटेट करें तो 4 कंडीशंस ऐसी आएंगी जो आप देख सकते हैं न्यूमैन पे। ये आपका CH3 H और H है, दूसरा जो फॉर्म है ये CH3 है, H है, H है, अगला फॉर्म CH3 H और दूसरे कार्बन से जो लगा हुआ है वो आपका CH3 और H और H और एक फॉर्म आपका और भी है, इसके बाद ही असल में इसको आना है, वो है ये। इसको हम कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये आपका इक्लिप्स्ड कहलाता है। इक्लिप्स्ड। ये आपका स्टैगर्ड में आपका ये गॉचे फॉर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म। अब आप देखें, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इनकी अगर आप एनर्जी की बात करें तो ये बड़े बड़े ग्रुप जो एकदम नज़दीक है, रिपल्शन हाईएस्ट यहाँ पे है, तो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, इसकी है। उसके बाद किसकी है, इसकी है, क्योंकि ये दूर दूर हैं और ये सबसे दूर दूर हैं, इसको हम एंटी फॉर्म कहते हैं। एक तरह से सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है और सबसे कम किसकी एनर्जी है, इस एंटी वाले की। और इसी के रिवर्स ऑर्डर में आप सोचें तो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी है और सबसे कम किसकी है, इसकी है। ये पूछा जाता है। तो ये जो एनर्जी के टर्म में जो एनालिसिस हो रही है, इसी को हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में ये इथेन का और आपका क्या बोलते हैं एन ब्यूटेन का जनरली ये इंटरमीडिएट में BSc पार्ट 1 में क्लास में पूछा जाता है। अब दूसरा जो दूसरा आइसोमर है
हम लोग उसकी भी थोड़ी चर्चा आज करते हैं, अभी समय है हमारे पास इस वीडियो में। उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो अराइज होगा वो हिंडर्ड रोटेशन के द्वारा होगा। हिंडर्ड रोटेशन किसको कहेंगे? जो फ्री नहीं है, उसके दो नाम हैं, हिंडर्ड रोटेशन, उसी को हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी कहते हैं। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है और ये फ्रीली घूम रहा है, लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड ले लें और तब आप उसको अगर घुमाना चाहें तो फ्रीली वो नहीं घूमेगा जब तक कि टूट नहीं जाए, तो वो क्या होगा? वो हिंडर्ड रोटेशन कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो हिंडर्ड रोटेशन से ही पैदा होते हैं। और हिंडर्ड रोटेशन से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके कोर्स में जो आएंगे वो तीन तरह के आएंगे। एक तो आपके पास अल्कीन, अल्कीन के केस में आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है ऑक्साइम के केस में। और तीसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। ये तीन तरह में आपको पढ़ना है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले अल्कीन के केस में देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस अल्कीन के केस से मिलेंगे इमीडिएट। अल्कीन में पहला क्वेश्चन होगा कि क्या सभी अल्कीन इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। नहीं, इसमें याद रखिए कि अल्कीन कौन सी देगी कौन सी नहीं देगी, उसके लिए आपको ये जानना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर किसी भी कार्बन से दो एटम या दो ग्रुप सेम हो गए किसी भी कार्बन से, हो सकता है कि एक कार्बन से सेम ना भी हो, जैसे ये आपका है, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नहीं शो करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए जो सफिशिएंट मिनिमम कंडीशन है वो क्या है कि प्रत्येक कार्बन से जो दोनों बॉन्ड लगे हैं वे डिफरेंट हो। तो आप एक एक करके चेक करिए। अगर ये कंडीशन कहीं भी आती है कि किसी भी एक कार्बन से दो एटम या दो ग्रुप सेम हो जाते हैं, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। ऐसे में कई बार आपसे स्ट्रक्चर दिया तो आपको आसान लगता है, कई बार आपसे नाम से पूछता है। वो नाम से जैसे आपसे पूछ लिया उसने कि ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, आपको कह दिया उसने ब्यूट टू इन। इनमें से आपको पूछ दिया कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। और भी कंपाउंड दे सकते हैं नेम से। अब नेम देते ही इमीडिएट अगर आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं कर सकते हैं, नाम नहीं लिख सकते हैं, तब आप जो है वो हेल्पलेस हैं। आप निश्चित रूप से बता नहीं सकते, सब जानते हुए सब कहानी, लेकिन आप कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जैसे ब्यूट वन इन है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्यूट वन इन क्या है। ब्यूट वन इन जो है वो ये है, क्योंकि नामक्लेचर आप जानते हैं 1 2 3 4। ब्यूट है 4 कार्बन है, इन 1 2 के बीच में, तो इन 1 है। अब आप देखें ये ब्यूट वन इन है, ब्यूट वन इन। दूसरा ब्यूट टू इन ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूट टू इन है। अब आप खुद देखिए कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। अगर आप चेक करें, आपको चेक करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, और आपको ये देखना है कि प्रत्येक कार्बन से दोनों ग्रुप अलग हो, सेम न हो। तो आप देखिए इस कार्बन से सेम है कि नहीं सेम, तो क्या ये देगा? तो निश्चित रूप से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप ब्यूट टू इन में देखें तो आप देखिए यहाँ पे कि इस कार्बन से एक H लगा, एक CH3 लगा है,
और इस कार्बन से भी एक H एक CH3 लगा। ये सेम है कि नहीं सेम है, इसका कोई लेने देना ही नहीं है, हमको 1 by 1 खाली देखना है। इसके दोनों ग्रुप अलग हैं, ऐसा अलग है, इस कार्बन से दोनों ग्रुप अलग हैं, हाँ अलग है। इसका मतलब है देगा कि नहीं देगा, देगा। इसी में अगर वो बदल दे उठा के, मान लीजिए आपसे कह दिया कि 2 मिथाइल ब्यूटोइन, 2 मिथाइल ब्यूटोइन कह दिया, और ऐसा आता है एग्जाम में, तो आपको तुरंत पता है कि ये आपका CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखें कि अगर आप ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो अब 2 मिथाइल है, ब्यूट 2 इन है। अब इसमें ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम है कि नहीं सेम है, तो क्या ये देगा, अब नहीं देगा। तो कौन देगा और कौन नहीं देगा, से बहुत सारे क्वेश्चन वो जनरेट करते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जनरेट करते हैं। वो क्या कर देंगे कि माइनर चेंज कर देते हैं उठा के। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ H है और यहाँ पे सपोज कोई फिनाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर C है। क्वेश्चन ये देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इससे दोनों अलग हैं, इससे दोनों अलग हैं। लेकिन अगर इसी में वो चेंज करता है यहाँ पे कि भाई ये है, ये देगा कि नहीं देगा, तो आंसर होगा कि नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें उसने Cl लगा दिया, देगा कि नहीं देगा, देगा। अगर इसमें भी Cl लगा दे तो आप देखिए कि यहाँ से दूसरा कार्बन है, अगर यहाँ से तीसरा कार्बन लगा दे तो निश्चित रूप से दोनों अलग अलग हैं, अब फिर देगा ये। लेकिन अगर यही यहाँ से आपको देखना है, अगर यहीं पे है तब देगा कि नहीं देगा, तब नहीं देगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जो IT लेवल तक, बड़े बड़े कंपटीशन तक। और आपके लिए बस वही है कि सावधानी हटी और तुरंत दुर्घटना घटी, इमीडिएट। आपको नज़र अच्छी रखनी है ज्ञान के साथ साथ, तो आप बता सकते हैं कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो एक तो क्वेश्चन यही आएगा, कौन देगा और कौन नहीं देगा, और अगर देगा तो फिर क्या होगा, अगला क्वेश्चन। तो जो 2 चीज़ें हैं कि एक तो आप देखेंगे कि EZ नॉमेनक्लेचर आएगा और एक सिस ट्रांस आएगा। सिस ट्रांस जो ईजीएस्ट है, उसमें क्या है कि अगर C2A2B2 का फॉर्म है, C2A2B2 का फॉर्म का मतलब कि 2 ग्रुप समान अगर हैं, जैसे ये आपका है ब्यूट 2 इन में है कि ये H है और ये CH3 है, ये CH3 है और ये H है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। ये सिस ब्यूट 2 इन है। सिस मतलब सेम। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है तो इसको हम सिस कहते हैं। और ये जब रोटेट आप कर देंगे तब ये आएगा आपका इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांस मीन्स अपोजिट होता है, ये नॉट इंग्लिश वर्ड। तो ये सिस फॉर्म है, कंपाउंड का नाम सिस नहीं है, सिस फॉर्म है। कंपाउंड तो ब्यूट 2 इन है, ये ट्रांसफॉर्म है। कंपाउंड क्या है, ब्यूट 2 इन है। तो सिस और ट्रांस अगर इस तरह का है, और अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तब फिर नाम आएगा EZ। और EZ की चर्चा हम लोग दूसरे दिन करेंगे। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है तो धीरे धीरे फिर फ्लो पकड़ेगा। लेकिन अब कोशिश होगी कि तेज़ी से आए, करीब करीब रोज़ ही आने का मैं चाहता हूँ कि रोज़ एक वीडियो आ जाए आपके लिए। तो ओके, आप इसको लर्न करिए, बार बार पढ़िए, न्यू एंजॉय। ओके।